प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ये दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें दो पाठ्य पुस्तकें हैं। एक उपन्यास है जो मेहंदी को रंग मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित, और दूसरी पाठ्य पुस्तक है कहानी संग्रह, जिसमें 8-9 कहानियाँ संकलित हैं। तो ये जो दो विधाएं हैं, उपन्यास और कहानी, इनके उद्भव और विकास, इन दोनों के प्रमुख तत्व, प्रमुख उपन्यासकार, प्रमुख कहानीकार, इन पर विस्तार से चर्चा हमने पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में कर ली है और सभी पे पीडीएफ नोट्स के रूप में, मॉडल आंसर के रूप में हमने ऑनलाइन कक्षाएं इनमें पढ़ी हैं। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपकी ये जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है कहानी संग्रह, कहानी संचयन के नाम से हेतु भारद्वाज जी जिसके संपादक हैं। इसमें जो पहली कहानी संकलित है उसने कहा था कहानी शीर्षक है, और इसके लेखक है जयपुर के राजस्थान के कवि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो आइए हम आरंभ करते हैं गुलेरी जी के जीवन परिचय से। गुलेरी जी का जन्म 1884 ईस्वी और देहावसान 1922 ईस्वी में माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य को वैविध्यपूर्ण एवं गौरवपूर्ण बनाने में जिन लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुलेरी जी के पूर्वज जो है कांगड़ा के गुलेर गांव के निवासी थे, किंतु इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री जी जयपुर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। गुलेरी जी का जन्म एक समृद्ध एवं विद्या संपन्न परिवार में हुआ था। गुलेरी जी में मेधा और प्रतिभा का अद्भुत सामंजस्य था। मेधा यानी बुद्धि और प्रतिभा का अद्भुत सामंजस्य, इनमें दोनों का समन्वय था। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने प्रत्येक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। पुरातन, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में उनकी गहरी पैठ थी, यानी पहुँच थी। इन सभी का विस्तार से अध्ययन उन्होंने किया। इसका प्रमाण ये कि उन्होंने 1904 से 1907 के बीच इन विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे। उनके पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध का तो ऐतिहासिक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। वे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के पंडित थे तथा उनका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तथा लैटिन भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। 20-21 वर्ष की अल्पायु में ही गुलेरी जी ने जयपुर से एक समालोचक नामक पत्र का संपादन करके हिंदी समीक्षा को बहुत आगे बढ़ाया। हिंदी में उन्होंने काव्य, निबंध, कहानी, समीक्षाएं आदि विविध विधाओं पर लेखन कार्य किया है। साथ ही एक शोध विद्वान के रूप में गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं। एक तो सुखमयी जीवन कहानी जो 1911 ईस्वी में भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। दूसरी बुद्ध का कांटा, एक व्यंग्य से परिपूर्ण कहानी है। और तीसरी उसने कहा था, 1915 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। उनकी कुछ रचनाएं गुलेरी ग्रंथावली के नाम से नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हुई है। तो कहने का तात्पर्य 3 ही कहानियों से अमर होने वाले गुलेरी जी का हिंदी साहित्य के कहानी जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसने कहा था शीर्षक कहानी आपकी कहानी संचयन पाठ्य पुस्तक में पहली कहानी के रूप में संकलित है। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में ये मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने
लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रणपालन और त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम यानी बचपन के प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करते हैं और अपने प्राणों की आहुति देकर जो बचपन की जो प्रेमिका होती सूबेदारनी, उसके पति और पुत्र की वो प्रणपालन करते हुए रक्षा करते हैं। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से ये एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विष्णुवसनीय विकास, करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पूर्वाभास शैली यानी जिसे फ्लैश बैक यानी जिसे पूर्वानुमान शैली कह सकते हैं का सफल प्रयोग पहली बार इस कहानी में हुआ है। पूर्वाभास, पहले से आभास हो जाता हर घटनाओं का, तो उसे फ्लैशबैक शैली कहा जाता है, जिसका इसमें प्रयोग हुआ। व्यंग्य का पुट भी इसमें है। सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कहानी है उसने कहा था, इसकी PDF, इस कहानी का PDF बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। कहानी का अत्यंत रोचकता और सरसता के साथ एक बार आप अध्ययन करें, इसको आप पढ़ें। इसका जो प्रमुख पात्र है लहना सिंह, जो एक आगे चल कर के जमादार होता है। सिख जो सेना होती है उस बटालियन में 77वीं रैंक का ये एक सिख जमादार होता है। फिर एक हजारा सिंह जो सूबेदार हैं। इसके जो पात्र हैं कहानी के, लहना सिंह जमादार हो गए, हजारा सिंह सूबेदार हैं और सूबेदारनी होरा हैं, जो सूबेदारनी यानी सूबेदार की पत्नी हैं। एक कीरत सिंह है जो लहना सिंह का भतीजा है इस कहानी में, और एक बौदा सिंह जो हजारे सिंह का पुत्र हैं, और एक वजीरा सिंह और उद्यमी। इस तरह से ये कहानी में 7 पात्र आते हैं। इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो लहना सिंह है। तो बचपन में 2 बालक आरंभ में इस कहानी का एक भाग में चित्रित होते हैं, और उन बालकों में एक तो लहना सिंह है और एक सूबेदारनी, जो आगे चल कर के सूबेदारनी होती है, और ये लहना सिंह बाद में पता चलता है कि ये लहना सिंह है। तो बचपन का जो प्रेम है वो प्रेम आगे चल कर के एक सात्विक प्रेम में, एक कर्तव्य निष्ठता में, एक प्रण पालन में परिवर्तित हो जाता है और आत्मत्याग करवाता, आत्म बलिदान का परिचय दिलवाता है। लहना सिंह जब बड़े होकर के सेना में भर्ती हो जाते हैं, सिख सेना में, और उसके बाद में जो उनके सूबेदार होते हैं, ये तो जमादार होते हैं लेकिन सूबेदार होता है हजारा सिंह, और वो कहते हैं कि घर होते हुए तुम आना। तो ये घर जाता है तो सूबेदारनी से परिचय प्राप्त होता है, और वो सूबेदारनी वही बचपन की इसकी सहेली होती है, सखी होती है, यानी एक तरह से फ्रेंड्स, मित्र जो होती है, बचपन के मित्र। और कीरत सिंह जो लहना सिंह का भतीजा, और बौदा सिंह जो इसी सूबेदारनी का एक पुत्र हैं, यानी सूबेदारनी का पति हजारा सिंह और पुत्र बौदा सिंह। तो हजारा सिंह और बौदा सिंह की एक तरह से रक्षा करना, वचन लेना, और इनके प्राणों की रक्षार्थ स्वयं आत्म बलिदान हो जाना, ये लहना सिंह का चरित्र इस कहानी में उभर करके आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आरंभ करने जा रहे हैं इस कहानी को। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी, जिसमें इन 7 पात्रों के माध्यम से बात कही गई है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है, यानी ये बड़े बड़े शहर हैं, और जो तांगा चलाने वाले हैं ये बहुत तीव्र गति, मतलब बहुत तीव्र आवाज़ निकालते हैं, और एक तरह से जवान का कोड़ा है ये, जिस तरह से कोड़े से बैल पशुओं को मारा जाता है, जो चोट होती है वही चोट इनकी जबान की होती है। ये रास्ता क्लीन करने के लिए, तांगे के सामने से रास्ता क्लीन करने के लिए एक तरह से ये आवाज़ लगाते हैं, तो सामने वालों की जैसे पीठ छिल गई हो, और कान तक पक गए हैं, यानी कहने का तात्पर्य इनकी आवाज़ों से लोगों के कान भी पक गए हैं। इतनी तीव्र आवाज़ और व्यस्ततम शहरों में से ये तांगा चलाते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे,
यानी कहने का तात्पर्य जिसकी जवान के कोड़े से पीठ छिल गई और कान तक पक गए हों, वो बम्बू काट वाले अमृतसर के जो लोग, ये तांगा चलाने वाले जो लोग बोलते हैं, उन्हीं की वाणी से मर्रम लगाएं। यानी जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, यानी घोड़े की नानी से। तो देखिए इस तरह से जानवरों से भी अत्यधिक प्रेम। कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य वो कहीं ना कहीं टक्कर खा जाएंगे, आँखें न होने पर वो तरस खाते, तांगे को धीरे चलाते हुए अपने घोड़े को निकालते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथना, यानी कहने का तात्पर्य घोड़ों की उंगलियों के द्वारा, यानी घोड़ों के खुरों के द्वारा राहगीर जो चलते हैं, उनके पैदल चलने वाले राहगीरों की उंगलियों पर वो खुर पड़ते हैं, तो एक तरह से मसल दिए जाते हैं। तो अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, यानी कहने का तात्पर्य ये जब इतने बम्बू काट वाले अमृतसर में जब इतने व्यस्ततम बाजार में से जब ये तांगा निकालते हैं तो ये आवाज़ देते हैं बच्चों खालसा जी, यानी कहने का तात्पर्य बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चर और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के बगल में से रहा कहते हैं, क्या मजाल है जी और साहब, बिना सुने किसी को हटना पड़े, यानी कहने का था बच्चों खालसा जी अर्थात हे भगवान आपको बचाएं, हटो भाई साहब, ठहरना भाई, हमें निकलने दो। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य हटो बादशाह, यानी हे बच्चों तुम हटो, यानी हे पुत्रों वाली तुम माता तुम हटो। इस तरह से ये जो इनके भावार्थ हैं, एक तरह से ये तांगे चलाने वाले इस तरह से बोल बोल करके उस अमृतसर वाले बम्बू काट वाले इस व्यस्ततम बाजार में से वो तांगा निकालते हैं। फिर क्या मजाल है जी और साहब, बिना सुने किसी को हटना पड़े, जी कहना पड़े, साहब कह करके उनको हटाना पड़ता है। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई उनकी जीभ चलती हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चित्तौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, हट जा जीने जोगिए, यानी हट जा जीने योग्य, जीने वाली हट जा कर्मा वाली है, अर्थात अच्छे कर्म करने वाली हट जा पुत्ता प्यारिये, अर्थात अपने पुत्रों को प्यार करने वाली तू हट, बच जा लंबी उम्र वाली है, अर्थात लंबी उम्र पाने वाली तू हट जा। तो समष्टि में इसका जिस तरह से अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, तू लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में यानी कहानी की एक तरह से भूमिका बांधी गई है कि अमृतसर के व्यस्ततम जो बाज़ार है और वहाँ से ये एक परिवेश चित्रित किया है कवि ने, लेखक ने यहाँ पर, कि वहाँ तांगे वाले जो है हर किसी को कुचल करके निकल जाते हैं, वो आवाज़ भी देते हैं, कोई नहीं हटता है तो वो हटाने की कोशिश करते हैं और व्यस्ततम रूप में व्यस्ततम बाजार में से वो तांगा निकालते हैं। ऐसे बम्बू काट वाली के बीच में होकर एक लड़का और लड़की, यहाँ से कहानी शुरू होती है। देखिए वो पहले तो एक पृष्ठभूमि थी। तो बम्बू काट वाली ये जो गली है, व्यस्ततम गली में से एक लड़का और लड़की, यही लड़का आगे चल करके लहना सिंह बनता है और यही लड़की आगे चल करके सूबेदारनी बनती है, जिसका पति हजारा सिंह और जिसका पुत्र बौदा सिंह होता है। लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले, अर्थात ये लड़का और लड़की एक चौक में एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूंथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं, यानी उनके हुलिये से पता चलता है, बालों वगैरह से, पहनावे से, कि ये दोनों सिख जाति के हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, यानी लड़का अपने मामा के पास रहता है और उनके बालों को धोने के लिए दही लेने के लिए दुकान पर आता है। और वह रसोई के लिए बढ़िया
और रसोई के लिए बढ़िया, सब्जी बनाने के लिए बढ़िया लेने के लिए वह लड़की दुकान पर आई। दुकानदार परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। यानी वो व्यस्ततम था और किसी परदेसी से उलझा हुआ था, और जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता, यानी कहने का तात्पर्य किसी से उलझ गया था और वो गीले पापड़ थे, वो गिने बिना वो वहाँ से हट नहीं रहा था। तेरे घर कहाँ है? और वो लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, मगरे में। और तेरे, यानी कहने का तात्पर्य मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में, यानी लड़के का घर गुरु बाज़ार में है और लड़की जो है अत्तर सिंह की बैठक में या मांझे में रहती है, और मगरे में उसका घर है लड़के का, लड़के के मामे का। आगे देखिए, इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यानी कुड़माई हो गई का तात्पर्य तेरी सगाई हो गई का, यानी लड़का बचपन से ही एक तरह से इससे प्रेम करने लग जाता है। और ये कहानी एक मोड़ लेती है यहाँ पर, और वो मोड़ ये है, दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। यानी वह लड़का और लड़की कभी सब्जी वाले के कभी दूध वाले के आपस में मिल ही जाते हैं, और महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। यानी लड़का उससे बचपन से ही प्रेम करता है और वो कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई। तो लड़की ने एक दिन उसकी संभावना के विरुद्ध जाकर के, आशा के विपरीत जाकर के उत्तर दिया, हाँ हो गई, मेरी सगाई हो गई। कब? कल हुई। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, यानी रेशम से कड़ा हुआ सालू जो मैंने पहन रखा है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, यानी जो तेज बहाव था पानी का, तालाब की मोरी चल रही थी नहर, उसमें उसने धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, यानी दिन भर की वो छाबड़ी वाले को धक्का देकर उसको गिरा दिया। एक कुत्ते पर पत्थर मारा, यानी कहने का तात्पर्य उसकी भावनाओं पर जो ठेस पहुंची उसने अपने हाव भावों से वो प्रकट किया। यानी वो उससे लड़की से वो एक तरह से प्रेम करता था और उसी से वो विवाह करना चाह रहा था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लड़की ने उसके आशा के विपरीत उत्तर दिया कि मेरी सगाई हो गई। तो इस तरह से ये लड़के की जो अंतरतम की जो भावनाएं थी वो प्रतिक्रिया के रूप में बाहर निकल रही। कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधी की उपाधि पाई, यानी किसी वैष्णवी स्त्री से कोई नहाकर के आ रही थी, उससे टकराया और उसने कहा, अंधा है क्या साला, दिखता नहीं क्या तेरे को? उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। तो कहने का तात्पर्य लड़के की ये प्रतिक्रिया है और उसके प्रेम की भावना में जो एक तरह से ये उतार चढ़ाव आया और उसी के कारण उसने ये सब कुछ किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी का पहला पड़ाव पूर्ण होता है, और कहानी का जो दूसरा पड़ाव है उसको हम अगले ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप इस कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इन वीडियोज को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इसी विषय से संबंधित और वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।